इसमें मैंने एक तरीका आपको ये बताया था, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोगों ने A1 लिया था और 5 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 लिया था, और दोनों के एक्सेलरेशन में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। इसका नाम है कंस्ट्रेंट रिलेशन। मतलब ये स्ट्रिंग की लंबाई फिक्स होती है ये ब्लॉक नीचे जाए या ऊपर जाए, ये ब्लॉक आगे जाए या पीछे जाए, टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग यहां से यहां तक जो जा रहा है उसकी लेंथ फिक्स्ड है, और उसी लेंथ से ये दोनों का एक्सेलरेशन आपस में जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट रिलेशन। रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन टूली मास सिस्टम। जहां भी इस तरह का कनेक्टेड बॉडी सिस्टम है ना, कनेक्टेड बॉडी सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, तो जो रिलेशनशिप बनता है A1 A2 के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन या कंस्ट्रेंट इक्वेशन। याद रखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये x डिस्टेंस जाता है तो ये पुली जो है x/2 ही नीचे जाएगा। जितना ये पुली नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक भी नीचे जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशनशिप होता है वही रिलेशनशिप वेलोसिटी का भी होता है, वही रिलेशनशिप वेलोसिटी का भी होता है और वही रिलेशनशिप एक्सेलरेशन का भी होता है। तो अगर ये x जाता है तो ये जाएगा, पुली जाएगा x/2 और ये ब्लॉक भी जाएगा x/2। सो अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 रहेगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg equals x, then displacement of 5 kg is x/2। ये तो यहाँ से क्लियर है। ये x आगे जाएगा तो पुली जब यहाँ आएगा तो इधर x/2 और इधर x/2। इसके इस साइड में स्ट्रिंग की लंबाई x/2 रहेगी और इस साइड में भी स्ट्रिंग की लंबाई x/2 रहेगी। तो इधर का x/2 और इधर का x/2 वो दोनों मिलके कंपनसेट करता है, x के बराबर वैल्यू होता है। Therefore, if velocity of 2 kg is v1, then velocity of 5 kg, डिस्प्लेसमेंट आधा था तो वेलोसिटी भी आधा, v1/2 हो जाएगा। उसको मैंने v2 माना है तो दिस इज v2। Therefore v1 equals 2v2। इसी को हम लोग बोलते हैं कंस्टेंट रिलेशन। इसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिस्प्लेसमेंट को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी आया। इसको डिफरेंशिएट कर दें, डी डी टी ऑफ v1 2 टाइम्स डी डी टी ऑफ v2, तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन आ गया, a1 equals 2a2। तो डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन था, एक का x है तो दूसरे का x/2, उसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये रिलेशन आ गया। फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो ये रिलेशन आ गया। सबको क्लियर हो गया कि एक्सेलरेशन में रिलेशन a1 equals 2a2 कैसा है? ये पार्ट मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब इसके अलावा और क्या रास्ता है? दूसरा रास्ता भी है। इस केस में गेस करना आसान था तो हम लोगों ने गेस कर लिया। बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहां आप आसानी से गेस नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में क्या तरीका है? अल्टरनेट मेथड। ये मेथड फेल नहीं होगा, हर जगह काम आएगा। अल्टरनेट मेथड जो बता रहे हैं, 2-3 मेथड है, सब जानना चाहिए। तो इस केस में अल्टरनेट मेथड में क्या कर रहे हैं, दोनों ही ब्लॉक्स का, जो भी मूविंग ब्लॉक्स होंगे या बॉडीज होंगे सिस्टम के अंदर, उसका डिस्टेंस मान लिया जाता है फिक्स्ड पोजीशंस के साथ। तो पहले ये मैं x को हटा दे रहा हूँ, x और x/2। तो
पहले क्या करते हैं, जैसे इस सिस्टम में ये पुली फिक्स है, ये पुली फिक्स है, और इस पुली के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक भी मूव कर रहा है, ये पुली भी मूव कर रहा है। जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वही इस पुली का भी एक्सेलरेशन। तो किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस किसी वक्त में पोजीशन दिखाइए डायग्राम में। तो हम लोग ले रहे हैं डिस्टेंस इस पुली से ले रहे हैं लेटर। तो इस पुली से इस ब्लॉक का डिस्टेंस किसी मोमेंट पे मैंने लिया x, और इसी पुली से इस पुली का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस ये लिया y। बिकॉज पुली इज मूविंग डाउन तो y इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, 2 kg ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो x इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। x डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ और y इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद क्या करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L इक्वल्स, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग घटने बढ़ने वाला नहीं है, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहां से यहां तक लेंथ हो गया x, फिर यहां से यहां तक का लेंथ हो गया y, अगेन यहां से यहां तक y, एंड दिस पोर्शन इज फिक्स्ड। ये फिक्स्ड पोर्शन, इसको L0 मान लीजिए, प्लस L0। तो हम लोगों ने पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लिख लिया, यहाँ पे कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आ गया हम लोग के एक्सप्रेशन में। देखिए आप लोग, कंप्लीट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहां से यहां x y एंड L0। इसको ऐसा लिखा जा सकता है L माइनस L0 इज x प्लस 2y, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर लें तो हमें वेलोसिटी में रिलेशन आ जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट कर लें तो एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, ऐसा करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी L माइनस L0। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तो LHS इज 0, RHS में हो जाएगा dx बाई dt प्लस 2 टाइम्स d dt ऑफ y, ऐसा हो जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। LHS इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसलिए इसका डेरिवेटिव हो गया 0। सो 0 इक्वल्स, अब यहां ध्यान दीजिए, dx बाई dt, जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे बढ़ेगी x की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो dx बाई dt पॉजिटिव होता है, जब x की वैल्यू डिक्रीज होती है तो dx बाई dt निगेटिव हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस v। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, बिकॉज x इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, इसलिए माइनस v प्लस 2 टाइम्स dy बाई dt, y इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इससे इस पुली का वेलोसिटी मिलेगा, y इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस v2। तो इक्वेशन आ गया v1 इक्वल्स टू v2, जो यहाँ रिलेशन है v1 इक्वल्स टू v2, सेम रिलेशन। अब इसको एक बार और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to time t, differentiate again with respect to time t, so dv1 by dt equals 2 times d dt of v2। तो v1 को डिफरेंशिएट करने से a1 आ जाएगा, so a1 equals 2 times a2, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट करें तो
इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखिए 0 इक्वल्स d2x by dt स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स d2y by dt स्क्वायर। एक बार डिफ्रेंशिएट करने से वेलोसिटी आया, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करने से एक्सेलरेशन आया। डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे फर्स्ट इक्वेशन से, वो भी मैं यहाँ अलग से बता रहा हूँ आपको, देखिए अल्टरनेट। यहाँ अल्टरनेट बता रहे हैं, देखिए इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया ये रिलेशन आया, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट किया ये आया, यहाँ पे अलग बता रहे हैं अल्टरनेट तरीके। differentiating twice with respect to t, differentiating equation 1 twice, differentiating equation 1 twice with respect to time t। इक्वेशन 1 को दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में ट्वाइस 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया। पहले चेस 0, ये हो गया d2x by dt स्क्वायर और ये हो गया d2y by dt स्क्वायर। सो 0 इक्वल्स, दो बार डिफरेंशिएट किया, x इज डिक्रीजिंग विथ टाइम तो -1, y इज इंक्रीजिंग विथ टाइम +8। देयरफॉर a1 इक्वल्स टू a2, ये रिलेशन आ गया। साथ में एक चीज और आपको मालूम था कि यहाँ पे अगर टेंशन T1 है, यहाँ T1 है और यहाँ T2 है, यहाँ T2 है अगर, तो ये रिलेशन आया था कि T1 इक्वल्स 2 टाइम्स T2, ये भी रिलेशन आया। लेट अस कॉल इट इक्वेशन 2। इससे भी ये रिलेशन आ जाता है। तीसरा मेथड जो बता रहे हैं, सबसे पहला मेथड था गेस करके A1 A2 में रिलेशन, दूसरा तरीका था XY कंसिडर करके, तीसरा तरीका जो बता रहे हैं दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड रहता है और XYZ लेने में मुश्किल होती है, तो हम लोग इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में। ये आपके सिलेबस के बाहर है अल्टरनेट मेथड। उसमें क्या तरीका है देखिए, समेशन T डॉट A 0 हो जाता है एंड समेशन N डॉट A 0 होता है। ये एडवांस आपको इंजीनियरिंग में पढ़ना है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, कैसे आप यूज करोगे सिर्फ ये बता रहा हूँ। जैसे नॉर्मल रिएक्शन बहुत सिस्टम में 2-3 ब्लॉक हैं, सब पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और एक्सेलरेशन है हर एक बॉडी का, सभी का डॉट प्रोडक्ट लेके समेशन ले लीजिए, 0 होता है हमेशा। इस सिस्टम में टेंशन है, टेंशन का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, 0 होगा। तो इस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे, जहां नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत रहेगी वहां इसका इस्तेमाल करेंगे। आगे और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इस केस में इसकी जरूरत है जहां टेंशन और एक्सेलरेशन है सिस्टम के। तो ब्लॉक 1 के लिए देखिए, पहले यहाँ पे टेंशन, दोनों मूविंग ब्लॉक है, दोनों पे ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहले 2 kg ब्लॉक का टेंशन है T2 और एक्सेलरेशन है A1। टेंशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों राइट साइड में, तो cos 0, तो T2 इंटू A1 cos 0 प्लस, इसके ऊपर देखिए इसका टेंशन लग रहा है ऊपर और एक्सेलरेशन है नीचे, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो T1 इंटू A2 cos 180 डिग्री। फिर से समझ लीजिए आप, इस इक्वेशन पे फिर से ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इस ब्लॉक पे टेंशन है T2, एक्सेलरेशन है A1, T2 A1 दोनों सेम डायरेक्शन में cos 0। इस ब्लॉक पे टेंशन ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, एंगल है 180 डिग्री, तो T1 A2 cos 180। अब यहां से रिलेशन यूज कर लीजिए, T1 इक्वल्स टू T2 A1
cos 180 डिग्री -1 होता है, सो माइनस, और T1 की जगह डाल दे रहे हैं 2T2 इंटू A2 0, T2 कैंसिल कर दीजिए, A1 इक्वल्स 2A2 तुरंत आ जाएगा। तो इसमें एरर का चांसेस कम रहता है, जल्दी आंसर आ जाता है। Suppose one person is standing on this weighing balance, तो इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो यहाँ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N, और इसका वेट नीचे की तरफ आएगा mg। नॉर्मल रिएक्शन को मैं R से लिख रहा हूँ, R। When man is standing on this weighing balance, this is weighing balance, weighing balance। तो बिकॉज मैन इज इन इक्विलिब्रियम, तो R इक्वल्स mg। तो ये जो R आता है, यहाँ से जो रिएक्शन मिलता है, यही रीडिंग इस वेइंग बैलेंस के अंदर आता है। वेइंग बैलेंस में ऐसा एक सिस्टम लगा रहता है जो G से डिवाइड करके वैल्यू आपको बताता है। ये मान लीजिए 500 न्यूटन, तो 500 में से G को डिवाइड कर देगा तो 50 kg आएगा, यहाँ रीडिंग आ जाएगा 50 किलो। अब आप सोचिए कि ये वेइंग बैलेंस ऊपर की तरफ मूव करने लगा। ये वेइंग बैलेंस जिस पे आदमी खड़ा हुआ है यहाँ पे, वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगा। तब इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे सेम ब्लॉक यहाँ रख दिया, नॉर्मल रिएक्शन R, इसका वेट mg, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होने लगा। तो अगर वेइंग बैलेंस ऊपर A एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ब्लॉक भी A एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो ब्लॉक या मैन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, यहाँ देखिए जो आपको सिखाया गया है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव लीजिए, तो आप लिखेंगे R माइनस mg इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। इस मैन का इक्वेशन बना, मैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में R, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट mg, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन बन गया R इक्वल्स m इंटू जी प्लस ए। तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी लिफ्ट में आप खड़े हैं अगर और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इक्वेशन यही बनेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो आपके ऊपर लगेगा, ग्राउंड रिएक्शन, लिफ्ट के सरफेस से जो रिएक्शन लगेगा, m इंटू जी प्लस है। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा तो m इंटू जी माइनस। इसी तरीके से देखिए डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, दिस इज वेइंग बैलेंस, इसके ऊपर ये मैन है, नॉर्मल रिएक्शन R, वेट mg, एंड नाउ इट इज एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो इक्वेशन बनेगा, एक डायरेक्शन में mg है, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा mg माइनस r इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे r इक्वल्स आ गया m इंटू जी माइनस। तो जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है, वेट इज इंक्रीजिंग, mg प्लस ma हो गया। जब भी डाउनवर्ड एक्सेलरेट होता है तो mg माइनस ma आ गया। तो ये जो आ रहा है यहाँ पे इक्वेशन में mg प्लस ma, यहाँ आ रहा है mg माइनस ma। ये जो टर्म आ रहा है ma, इसी को कहा जाता है स्यूडो फोर्स। यस जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ma आ रहा है, दिस इज द स्यूडो। आप अगर अभी समझना चाहते हैं तो जस्ट जानकारी के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाती है, आपको अपना वजन बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है, यही ऐड हो जाता है। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है। एक्सेलरेशन ऊपर है, ma नीचे लगेगा। ऊपर एक्सेलरेट होगा, आपको महसूस नीचे की तरफ होगा। नीचे एक्सेलरेट होगा तो आपको स्यूडो फोर्स महसूस ऊपर की तरफ होगा। तो जस्ट उल्टा होता है, यहाँ mg के उल्टा, उल्टा लगेगा तो mg माइनस ma। नीचे ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ तो स्यूडो फोर्स लगेगा जस्ट एक्सेलरेशन के अपोजिट। एक्सेलरेशन ऊपर है, स्यूडो फोर्स नीचे, तो mg के साथ ऐड हो जाएगा। एक्सेलरेट नीचे हुआ है, स्यूडो फोर्स ऊपर, तो mg में से डिक्रीज हो जाएगा उतना वैल्यू। देखिए ये हम लोग स्यूडो फोर्स में अलग से बाद में पढ़ेंगे, अभी स्यूडो फोर्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ देखिए 72 किलो कब आया होगा, इस केस में आया होगा, 60 कब आया होगा, यहाँ आया।
तो इन दोनों इक्वेशन के मदद से ये इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 72g मतलब m इंटू जी प्लस ए होगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। इसका मतलब हुआ कि दिस इज m इंटू जी माइनस ए। हाँ सर, आ गया समझ में। ठीक है। ऊपर एक्सेलरेट होना मतलब ये, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होना मतलब ये, और ऊपर की तरफ डिसेलरेट होना, ये डिसेलरेट हो रहा है। ऊपर की तरफ डिसेलरेशन मतलब नीचे की तरफ एक्सेलरेट, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये दो इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, ए आ जाएगा वैल्यू। इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लेंगे, एक ही वैल्यू। क्वेश्चन में दिया है कि मैन का ट्रू वेट बताइए। ट्रू वेट का मतलब हुआ एम का वैल्यू निकालना है। तो एम एंड ए आर अननोन, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। एम का वैल्यू आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सिस्टम अभी इस स्थिति में है, यहां से सिस्टम को छोड़ दिया गया। अभी M1 M2 M3 तीनों को होल्ड करके रखा है, सडनली तीनों को रिलीज कर दिया गया। तो M1 भी मूव करने लगेगा, या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। M2 M3 भी मूव करने लगेगा। M2 M3 में कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा दैट वी डोंट नो। हालांकि वैल्यूज दे रखा है, M1 is 1 kg, M2 2 kg and M3 is 3 kg. M1 is 1 kg, M2 is 2 kg and M3 is 3 kg. This is given in the question. 1 kg, 2 kg and 3 kg. और साथ में इस स्ट्रिंग का लेंथ दे रखा है अपर पुली और M1 के बीच में। दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो क्या क्या पता करना है कि जैसे ही सिस्टम को रिलीज किया जाएगा M1 M2 M3 तीनों का आइसोलेशन बताइए। फाइंड द आइसोलेशन ऑफ द 3 ब्लॉक। साथ में ये बताना है कि हाउ मच टाइम M1 विल टेक टू स्ट्राइक द अपर पुली। तो अगर इन तीनों का आइसोलेशन मिल जाए और M1 का डिस्टेंस दे ही रखा है 20, तो y इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। ये वो 0 है तो टाइम निकल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा टकराने में। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तीनों का आइसोलेशन निकालने के लिए हम लोग को पहले उसका इक्वेशन बनाना होगा। तो M1 किधर जाएगा, M2 किधर जाएगा और M3 किधर जाएगा दैट वी डोंट नो। इसमें अच्छी बात यह है कि आप M1 M2 M3 तीनों का आइसोलेशन जिधर मन करे उधर एज्यूम कर सकते हैं। ये श्योर है कि M1 अगर ऊपर जाएगा तो ये पुली नीचे आएगा, और M1 अगर नीचे जाएगा तो ये पुली ऊपर जाएगा। तो कोई एक चीज मान लें, एजम्पशन आप उल्टा भी लेंगे तो भी आपका आंसर गड़बड़ाएगा नहीं, आंसर सेम ही आएगा। अगर एजम्पशन उल्टा ले लेंगे तो आइसोलेशन में एक निगेटिव साइन आ जाएगा, बस इतना ही फर्क पड़ता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनी वन एजम्पशन वी कैन टेक। लेट अस अज्यूम कि M1 is running up with acceleration A1 and M2 is coming down with acceleration A2 and M3 is coming down with acceleration A3। जब हम लोग ग्राउंड पे यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो M1 ऊपर जा रहा है और ये पूरा का पूरा पुली, M1 अगर ऊपर जाएगा तो इस पुली की एक्सेलरेशन हो जाएगी सेम। जितने एक्सेलरेशन से M1 ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये पुली नीचे आने लगेगा। A1 एक्सेलरेशन, ये A1 है तो ये भी A1। और ग्राउंड से देख रहे हैं पुली का एक्सेलरेशन A1 है, लेकिन M2 M3 का A1 नहीं रहेगा, इसका A2 इसका A3। रीजन इज इस पुली के ऊपर भी ये घूमता रहेगा। पुली के ऊपर ये मास M2 या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा और ये ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन ग्राउंड से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ही नीचे आ रहा है। इसीलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो M2 M3 दोनों ही नीचे आता हुआ दिखेगा, मगर पुली भी नीचे आ रहा है। पुली के रेस्पेक्ट में M2 हो सकता है ऊपर जा रहा हो, अगर पुली के रेस्पेक्ट में बात करें तो हो सकता है M2 ऊपर जा रहा हो M3 नीचे आ रहा हो, या M3 ऊपर जा रहा हो और M2 नीचे आ रहा हो। ऐसे समझिए, अगर M2 M3 दोनों बराबर है, ये भी 2 किलो ये भी 2 किलो तो हमेशा ऐसा ही दिखेगा, पुली के साथ साथ ये पूरा नीचे आएगा। लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, इन दोनों का आपस में भी रिलेटिव मोशन भी होगा।
तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें दोनों ही नीचे आता हुआ दिखेगा, M1 ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब टेंशन का एजम्पशन ले लेते हैं। यहाँ टेंशन मान लिया जाए T, तो यहाँ भी T होगा, पुली के ऊपर यहाँ T, यहाँ T, तो यहाँ पे 2T हो जाएगा। इन दोनों का सम यहाँ पे होता है। पुली के ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नीचे की तरफ 2T तो ऊपर भी 2T। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन दोनों का सम यहाँ होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2T। ब्लॉक M1 के लिए इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं। ब्लॉक M1 का टेंशन ऊपर और वेट इसका नीचे M1G और एक्सेलरेशन ऊपर, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा 2T माइनस M1G इक्वल्स M1 इंटू A1। ये इक्वेशन 1। टेंशन माइनस वेट इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन। हम लोग के पास 4 अननोन है, देखिए A1, A2, A3 और टेंशन। 4 इक्वेशन बनाने होंगे। M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, एक्सेलरेशन नीचे mg और टेंशन, इसका M2 का इक्वेशन बनेगा M2g माइनस t इक्वल्स M2 A2। दिस इज इक्वेशन 2। M3 का देखिए M3g, इसका भी एक्सेलरेशन नीचे, M3g पॉजिटिव, M3g माइनस t इक्वल्स M3 इंटू A3। तो ये 3 इक्वेशन तो बड़ी आसानी से बन गया, mg माइनस t और t माइनस mg, यही इक्वेशन तीनों आया। तीन अननोन के लिए 3 इक्वेशन, लेकिन 4 अननोन है, चौथा इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। तो चौथा इक्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं, जो मैंने कांस्टेंट रिलेशन आपको बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये पुली फिक्स्ड है, इस पुली से इस पुली का डिस्टेंस लेट अस अज्यूम x, इसी पुली से M2 का डिस्टेंस और M3 का डिस्टेंस भी मान लेंगे। M3 का डिस्टेंस मान लिया कुछ और M2 का डिस्टेंस कुछ मान लिया। अच्छे से समझिए इसको, इसी में कंफ्यूजन होगा। x मैंने क्या मान, कंस्ट्रेंट रिलेशन, x माना लेट x इक्वल्स डिस्टेंस ऑफ पुली फ्रॉम अपर पुली, फ्रॉम अपर पुली। डिस्टेंस ऑफ लोअर पुली, डिस्टेंस ऑफ लोअर पुली फ्रॉम द अपर पुली। y मान रहे हैं डिस्टेंस ऑफ M2, M2 का डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस ऑफ M2 फ्रॉम अपर पुली, और z मान रहे हैं डिस्टेंस ऑफ M3 फ्रॉम अपर पुली। इस पुली का डिस्टेंस यहाँ से x माना गया है, ये रहा। M2 का डिस्टेंस यहाँ से y माना गया है, M3 का डिस्टेंस यहाँ से z माना गया है। अब क्या करना है, इस स्ट्रिंग का लेंथ लिख देना। देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L इक्वल्स यहाँ से यहाँ का, ये स्ट्रिंग का लेंथ लिख रहे हैं। ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है। चूंकि हमें A1, A2, A3 में रिलेशन चाहिए, इसलिए इस स्ट्रिंग को सेलेक्ट किया और इससे सारा काम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ का है y और यहाँ से यहाँ का है x, तो ये हो जाएगा y माइनस। सब लोग यहाँ फोकस करिए, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y x और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y माइनस। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का z और यहाँ से यहाँ तक का x, तो हो जाएगा z माइनस x। दिस इज अ कांस्टेंट, तो ये हो गया L इक्वल्स माइनस 2x plus y plus z is a constant. Now differentiating twice with respect to time.
डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या इक्वेशन बनेगा देखिए। LHS 0 हो जाएगा, RHS में हो जाएगा -2 टाइम्स d2x बाई dt स्क्वायर प्लस d2y बाई dt स्क्वायर प्लस d2z बाई dt। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, 0 इक्वल्स -2। नाउ यू कैन सी x पे क्या असर पड़ रहा है। जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, x इज इंक्रीजिंग विथ टाइम बिकॉज दिस पुल इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दिस विल गिव यू, x का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पुली का आइसोलेशन आएगा a1 प्लस y है इसका डिस्टेंस, a भी नीचे जा रहा है क्योंकि आइसोलेशन हम लोगों ने a2 नीचे माना है, यानी ये y भी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस a2। और हम लोगों ने ये भी माना है M3 का आइसोलेशन भी नीचे ही, यानी ये भी नीचे जा रहा है तो Z भी इंक्रीज करेगा तो ये भी प्लस A3, यानी इक्वेशन बन गया A2 प्लस A3 इक्वल्स टू A1। ये हो गया इक्वेशन 4। तो 3 इक्वेशन पहले बन चुका था हम लोग का। चौथा इक्वेशन ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप पहली बार सीख रहे हैं। इसकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सब करना आपको नहीं आएगा। बोर्ड पे जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान नहीं है। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, किया हुआ प्रॉब्लम है दोबारा, स्पेशली कांस्टेंट रिलेशन आपको बनाने आना चाहिए, ये देख के सीखना चाहिए। दूसरा तरीका भी है इसको कैलकुलेट करने के लिए, वो भी आपको बताया जा सकता है। देखिए ऑल्टरनेट भी बता दे रहे हैं, ऑल्टरनेट समेशन टी डॉट ए 0। देखिए सबसे पहले इस M2 पे लिया जाए, ये इस पुली के ऊपर टेंशन लग रहा है 2T और एक्सेलरेशन नीचे, तो 2T इंटू A1 cos 0, 2T नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ। इस 2T की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग चेंज हो गया, उसको छोड़ दीजिए, इस स्ट्रिंग का टेंशन लीजिए। T 2T नीचे, A1 भी नीचे। अब M2 के ऊपर फोर्स देखिए, टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो T इंटू A2 cos 180 डिग्री प्लस M3 के ऊपर टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, तो प्लस T A3 cos 180 डिग्री बराबर 0। अब देखिए यहाँ T कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2A1, cos 180 निगेटिव तो -A2, cos 180 निगेटिव -A3, 0। Again you are getting 2A1 equals A2 plus A3, सेम इक्वेशन जो ऊपर आया। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको मैंने बता दिया है, तो आपको प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। After adding equation 1 and 2, you will get relation in A1 and A2. Similarly, equation 1 and 3, इसको भी आप ऐड कर दीजिए, you will get relation in A1 and A3। 1 और 3 को ऐड करेंगे, अगेन T कैंसिल, तो A1 और A3 में रिलेशन आ जाएगा। तो A1 A2 A3, A1 A2 A3, 3 एक्सेलरेशन और 3 इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन यहाँ बनेगा, A1 A2 में एक रिलेशन यहाँ बनेगा और A1 A3 में एक रिलेशन यहाँ बनेगा। तो ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके A1 A2 A3 फटाफट आ जाएगा। Everyone verify the answers of A1 A2 A3, you are getting or not? मैंने लिख दिया आंसर। According to question, there are 2 monkeys, ये M1 ये M2 और दोनों का मास गिवन है।
द masses of the monkeys are 5 kg and 2 kg, यानी M1 मंकी जो है उसका मास है 5 kg और M2 मंकी जो है M1 के टेल को पकड़ के स्टेबल है 2 kg, ऐसा है 5 kg and 2 kg. If A can tolerate a tension of 30 Newton, मंकी फर्स्ट मंकी ये मंकी ए है और ये मंकी बी. मंकी ए का जो टेल है जिसको पकड़ के मंकी 2 लटका हुआ है, इसके इस टेल में मैक्सिमम टेंशन जो है जो ये बर्दाश्त कर सकता है दैट इज 30 न्यूटन, यानी टेंशन 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए. मंकी M1 इज ट्राइंग टू क्लाइंब द रोप और मंकी 2 को अपने साथ लेके चलना चाहता है. मंकी 2 मंकी 1 का टेल को पकड़ के लटका हुआ है. दिस इज द टेल ऑफ मंकी 1. ये तो मंकी 2 के लिए और मंकी 1 के लिए दोनों साथ ही साथ ऊपर जाएगा. दो रास्ते हैं, या तो मंकी M1 एक्सेलरेट करे ऊपर, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चले. सो दो पॉसिबिलिटी. तो पहला पॉसिबिलिटी चेक करते हैं. एक्सेलरेट हो तो केस 1, इफ monkeys M1 is accelerating, एक्सेलरेट होके जाए तो क्या होगा. तो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा. देखिए M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर में टेंशन T और नीचे इसका वेट G का वैल्यू 10 लें तो 50 न्यूटन और एक्सेलरेशन A. ऐसा है. M2 का फ्री बॉडी डायग्राम, M2 के लिए वेट है 20 न्यूटन और टेंशन यहाँ पे T मैक्स यहाँ है 30 न्यूटन और एक्सेलरेशन A. जितना M1 का एक्सेलरेशन उतना ही M2 का एक्सेलरेशन. ऊपर में टेंशन इस स्ट्रिंग में T माना है और ये टेल में एक्सेलरेशन T मैक्स. यहाँ पे भी T मैक्स लगेगा. देखिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए. टेंशन ऊपर ये स्ट्रिंग लगाएगा, इसके टेल में टेंशन नीचे की तरफ यहाँ लगेगा और 50 न्यूटन. हालांकि इसके फ्री बॉडी डायग्राम से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब इससे. मंकी 2 के लिए ऊपर टेंशन T मैक्स, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, mg एंड एक्सेलरेशन. तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होगा एक्सेलरेशन. तो पहले देखिए यहाँ पे, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, T निकल जाएगा. अब बन तो जाएगा. इसका एक हो जाएगा. इक्वेशन देखिए, इक्वेशन फटाफट मैं बता दे रहा हूँ. 30 - 20 इक्वल्स 2a. यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया a इक्वल्स 10/2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और ये M2 का इक्वेशन बना और M1 का इक्वेशन से फोर्स, ये फोर्स निकालना है कि इसमें कितना फोर्स लगाया जा सकता है. इक्वेशन बनेगा T - 30 - 50 इक्वल्स 5 × A. तो इक्वेशन वैल्यू आ गया 80 + 5 × 5 25. तो ये 105 न्यूटन. ये है जब एक्सेलरेट हो रहा है तब. जिनका नहीं आया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ देखिए केस 2, कांस्टेंट वेलोसिटी. अगर मंकी M1 कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चढ़ता है तो A को 0 कर दीजिए. A को 0 कर देंगे इस एक्सप्रेशन में. ये इक्वेशन 1 बना था, ये इक्वेशन 2. इस इक्वेशन में A को 0 कर दीजिए. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या इक्वेशन बनेगा. T इक्वल्स 30 + 50 + 5 × 0. एक्सेलरेशन 0 हो गया तो T आ गया 80 न्यूटन. 80 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है. सभी लोग यहाँ पे फोकस करिए.
यहाँ पे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो क्या होगा, चेंज यहाँ देखिए, स्लाइड चेंज है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा तो यहाँ का भी इक्वेशन देखिए, टी मैक्सिमम नहीं लगाना पड़ेगा, तो दोनों ही इक्वेशन m2 का फ्री बॉडी डायग्राम्स देखिए, एक्चुअली ये जो 30 है वो चेंज हो जाएगा। इफ मंकी 1 इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो m2 का इक्वेशन बनेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन लगेगा t, t मैक्स को मैं t डैश मैक्स कर दे रहा हूँ, चेंज हो जाएगा, -20 इक्वल्स 2 kg इंटू एक्सेलरेशन 0। अब टेंशन जो मैक्सिमम था वो 30 न्यूटन के बजाय 20 न्यूटन में ही कम हो जा रहा है, समझिए इस बात को। मैक्सिमम टेंशन 30 न्यूटन लगा के ये आया था एक्सेलरेशन। अब जो है मंकी m1 जो है m2 को लेकर धीरे धीरे जाना चाहता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना चाहता है, तो एक्सेलरेशन 0, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन t मैक्स डैश कर दिया -20, तो t मैक्स आ गया 20 न्यूटन। और इस एक्सप्रेशन से अब इक्वेशन बनेगा t माइनस, ये हो गया 30 की बजाय ये 30 लिया था, तो 20 ही लेंगे, t डैश मैक्स t माइनस टी डैश मैक्स -50 इक्वल्स 5 इंटू 0 एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ गया t इक्वल्स टी डैश मैक्स इज 20, तो 20 प्लस 50 70 न्यूटन। ये हुआ प्रीवियस इक्वेशन से, डायरेक्टली यू कैन सॉल्व। देखिए ये मंकी इस मंकी को अपने साथ लेके धीरे धीरे ऊपर चढ़ना चाहता है, तो क्या हो जाएगा, दोनों मंकी एक साथ ऊपर जा रहा है, तो टोटल मास हो गया 7 किलो, और ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग टेंशन लगाएगा T और इसका वेट है 70 न्यूटन, सो T इक्वल 70 न्यूटन। इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा T माइनस 70 इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन 0, देयरफॉर T इक्वल्स 70 न्यूटन। डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट, पुराने वाला इक्वेशन जो यहाँ यूज किया इसको यूज मत करिए, डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, यानी टेंशन इस मंकी M1 को कम से कम 70 न्यूटन लगाना पड़ेगा अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना है, यानी उसको कम भार पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेट होके जाना चाहता है, जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचना चाहता है, तो 105 न्यूटन का टेंशन लगाना पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड टेंशन इज इन बिटवीन 70 न्यूटन से लेके 105 न्यूटन तक, यही आंसर होगा। 70 और 105 के बीच में सारा फोर्स उसको लगाना पड़ जाएगा।